देखो, अब तुम लोग का 5th चैप्टर है बहादुर। बहादुर का मतलब, बहादुर का मतलब ब्रेव, राइट। और लाइक फियरलेस भी कह सकते हैं, इसे किसी से डर नहीं लगता, काफी साहसी है, बहुत करेजियस। यस। देखो, और इसे लिखा है अमरकांत ने, और ये बलिया जिले के रहने वाले थे, ठीक है। यूपी में आता है बलिया जिला। ये बोलते हैं कि सहसा में काफी गंभीर था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। दायित्व का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि मैं काफी अचानक से ना, सडनली मैं काफी गंभीर हो गया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी एक इंसान के ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो वो काफी गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मटका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र में, मतलब ये किसी की तो बात हो रही है जो 12-13 साल का ही था, और उसके सर पर, उसके कंधों पर दायित्व आ गया था, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार उसके सर पर आ गया था। जो सामने खड़ा होकर के अपनी आंखों को तरह तरह से रोटेट कर रहा था, मटका रहा था, घुमा रहा था। ठिकना शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह, मतलब हाइट काफी कम थी और चेहरा गोरा था, मतलब कॉम्प्लेक्शन फेयर था। और चपटा मुंह, चपटा मुंह का मतलब क्या होता है? फ्लैट, एकदम कंप्लीट फ्लैट। वह सफेद लेकर आधी बांह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था। मतलब जो भी कपड़े, पैंट और शर्ट पहने हुए था, दोनों हाफ हाफ थे। और सफेद कलर की शर्ट पहने हुए था, और इवन ब्राउन कलर का पुराना जूता पहने हुए था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। स्काउट का मतलब वो पता है ना, जो एनसीसी कैडेट कैसे ऐसे यहाँ पे गले में रेड कलर का वो बांध के चलते हैं, तो उसी तरह उसने भी एक रुमाल इधर बांधा हुआ था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे, मतलब जहां वो खड़ा था उसके चारों तरफ लोग खड़े थे, वो भी उसके परिवार वाले थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वो पंच बराबर हो गई। मतलब वहां पर कोई एक लड़की थी जिसका नाम था निर्मला। लड़की बोलो या लेडी बोलो, आगे जानेंगे। वो, उसकी आंखें ना चमक रही थी, और वो कभी उस लड़के को देख रही थी जो 12-13 साल का था। इवन कभी मुझे, मतलब कि ये राइटर बोलते हैं, और उसका एक भाई। निश्चय ही वो पंच बराबर हो गई थी, मतलब उसे लग रहा था कि उसके बराबर है। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। सुनो, उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे, मतलब इनकी वाइफ के भाई, जो कि लेकर के आए थे उस लड़की को। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। ये बोलते हैं कि मतलब वो लड़का जो 12-13 साल का था, वो इनके घर नौकर बनने के लिए आया था। और ये बोलते हैं कि नौकर रखना, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मुझे नौकर की तलाश थी। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे, उन सभी के यहाँ नौकर थे। मतलब ये बात करते हैं कि मेरे भाई और उनके रिलेटिव्स भी काफी अच्छे अच्छे पोस्ट पर थे, सबके घर में नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहां नौकरों का सुख देखा। ये बोलते हैं कि जब मैं अपनी बहन की शादी में घर गया तो वहां नौकरों का सुख देखा, कि नौकर होने से इंसान कितना फ्री होता है, कितनी सारी मतलब सुख वाली चीजें होती हैं। मतलब कोई भी काम हो तो आप उसे कह दो, उसे करा लो, खुद नहीं करना पड़ता। जब मेरी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाइयां तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मतलब वो निर्मला इनकी पत्नी थी, अमरकांत की पत्नी। निर्मला अमरकांत की पत्नी होने के कायदे से जब वो देखती हैं कि वही अमरकांत के भाई और उनकी पत्नियां बड़े आराम से बैठे हैं और नौकर सारा काम करते थे, वही इनकी पत्नी निर्मला को दिन भर रात भर काम करना पड़ता था। ये देख करके मैं ईर्ष्या से जल गया, मतलब अपनी भाभीियों को जब बैठे देखता तो मुझे जलस होने लगा। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपते। ये बोलते हैं कि जब शादी से हम वापस लौटे, अब
सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, मतलब 24 घंटे निर्मला सिर्फ नौकर की माला जपती कि मुझे भी नौकर चाहिए, मुझे भी ला दो, ऐसा वैसा। उसकी तरह भागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी, वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। मतलब निर्मला अपने पति के सामने इस तरह से रोती, अपना दुख दर्द बयां करती कि शायद ये दुनिया में सबसे अभागन औरत यही है, इसकी किस्मत सबसे खराब है जिसके नसीब में नौकर नहीं हो सकते। इवन वो यहाँ तक बोलती, वो लोगों का नसीब अलग होता है जिनके घर में नौकर होते हैं, उनके सुख की बात अलग है, मेरे नसीब में तो ये सब है नहीं। अब ये सब सुनने के बाद ऑब्वियसली अब 24 घंटे अगर कोई इस तरह की कहानियां कहेगा किसी के सामने, हस्बैंड को सोचना तो पड़ेगा, राइट। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। मतलब साले साहब जिस लड़के को लेकर के आए थे 12-13 साल का, साले साहब से उस लड़के का पूरा बायोडाटा हमने जाना, क्या है, कैसे है, कहाँ से आया है, क्या करता है, नहीं करता है, कौन है। वह एक नेपाली था, नेपाल के किसी गांव से आया था, और गांव बिहार की सीमा पर था। ठीक है, जैसा होता ना कि बिहार का कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो नेपाल से सटे हुए है। उसका बाप युद्ध में मारा गया था, उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। उसके पिताजी जो थे वो युद्ध में शहीद हो गए थे, और उसकी माँ जो थी वही जो भी काम करती थी उससे पूरे परिवार का मतलब टेक केयर चलता था, गुजारा होता था। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी, मतलब उस लड़के की जो माँ थी काफी गुस्से वाली थी, उसको बहुत मारती थी उस बच्चे को। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता था, फल तोड़ तोड़ कर खाता था। अब माँ बेचारी अकेली थी, तो माँ चाहती थी कि बच्चा उसके साथ रह के मेरे कामों में हेल्प करे, लेकिन ये बच्चा कुछ और ही था, जंगलों में जाता, पहाड़ों में घूमता रहता, पेड़ों पर चढ़ के चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डाल करके उनके बच्चों को निकाल लाता, और उधर ही पेड़ से फल तोड़ तोड़ के खा लेता, पेट भर लेता था। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, इसलिए उससे वह बहुत चिढ़ता था। देखो, वो कभी कभी पशुओं को मतलब जानवरों को लेकर के जाता, जैसे होता है ना गाय चरने के लिए जाती है, उधर घास जो भी होता है सो या लीव्स वगैरह खा के वापस आती है, वो भी उसको लेकर के जाता। और एक बार उसने उस भैंस को इतना मारा जिस भैंस को उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, और इससे वो बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। भैंस मार खाने के बाद उसकी माँ के पास चली गई, ये देख करके उसकी माँ का माथा ठनका, उसे लगा कि जरूर कुछ हुआ है। बेचारा बेजान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा। माँ समझ गई कि वो तो हर दिन दोपहर में सुबह जाता है चारा चरने के लिए, मतलब घास फूस खाने के लिए, ये यहाँ अभी भाग करके क्यों आया है। और माँ ने ये डिसाइड कर लिया कि जरूर मेरे लौंडे ने इसको मारा है, मतलब कि लौंडा मतलब मेरे बेटे ने। मतलब लौंडे ना, लोग जब लोग गुस्सा में होते हैं ना तो बेटे को लौंडे बोलते हैं। वह गुस्से से पागल हो गई, मतलब माँ अपने बेटे पर बहुत उसे गुस्सा आ रहा था। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वही कराता वह छोड़कर घर लौटा। मतलब जब बेटा उसके पास आया, माँ ने एक डंडा उठाया और जितना उसने भैंस को मारा था उससे डबल अपने बेटे को मारा, सिर्फ इमेजिनेशन करके। ठीक है, इमेजिन उसने किया किसने मारा होगा उसे, और जो डंडा उठाया पूरा मार मारा, और उसके बाद छोड़ करके घर वापस आ गई। अब वो लड़का जो था, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि अगर तुम किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओ तो क्या होता है, तुम्हारा मन होता है कि हम मुझसे कभी बात ना करें, उसकी तरफ देखें ना, और ऐसा लगता है कि उससे सारे रिलेशन खत्म हो गए हमारे, अब वो मेरा कोई नहीं रहा। अब ये बच्चा भी डिसाइड कर लिया मेरी माँ एकदम खराब है, अब मुझे नहीं जाना माँ के पास, और रात भर वो जंगल में ही रहा। जब सुबह होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चोरी चुपके चुपके घुस गया। ठीक है, चुपचाप धीरे धीरे वो घर में गया, फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रुखे रुपयों में से 2 रुपए निकाले। मतलब जैसा होता था ना पहले के टाइम में, हम लोग देखते थे कि लोग अपने पैसे रुपए हीरे जवाहरात छिपाने के लिए ना वो मिट्टी के हांडी वांडी में इधर उधर कुछ कुछ में डालते रहते थे।
इसकी माँ घी वाली हांडी में पैसे रखती थी। ये लड़का चुपके से गया, उसमें से उसने 2 रुपए सिर्फ निकाल लिए और अंत में 9 2 11 हो गया। 9 2 11 होने का मतलब ऐसा मुहावरा, मतलब भाग जाना। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था, ठीक है, 6 मील, जहां गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। अब इन्होंने उस लड़के से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला दिल बहादुर सा, मतलब नाम ही था दिल बहादुर। अरे ये पता ना तुम लोगों को कि नेपाली जो भी देखते हो, मतलब जो वॉचमैन रात को भी घुमा करते हैं, उन्हें लोग बहादुर ही बुलाते हैं। तो नेपाली लोग ना सबके वो सरनेम की तरह वो बहादुर लगा हुआ। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी, मतलब काफी अच्छे से, जैसे बोलते हैं ना दिल बहादुर, काफी मतलब लाइक लाइवली कैसे साउंड करता है कोई चीज, उस तरीके से। मुझे ठीक ठाक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी थी। ये बोलते हैं कि मुझे इतना याद नहीं कि मैंने उसे कौन सारी कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस दी थी। शायद यह कि शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे, उस घर को अपना घर समझे। मतलब कि उन्होंने बताया कि देखो तुम जैसे भी हो, जो भी हो, बस इस घर को अपना समझो और ठीक से काम करो। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। उन्होंने ये भी बोला कि तुम अगर अच्छे से रहोगे तो हम तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे। अगर वो वहां रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। उसे बताया गया कि अगर तुम सही से रहे तो थोड़ा पढ़ना लिखना भी सीख जाओगे बाकी लड़कों की तरह, इवन तुम्हारी जिंदगी लाइफ भी सेटल हो जाएगी। और निर्मला, मतलब कि वाइफ उनकी, वो भी बहुत सारे उपदेश, मतलब ब्ला ब्ला जिसको हम कहते हैं ना, कि बहुत सारे कि हाँ तुम्हें ऐसे करेंगे, तुम्हें वैसे रखेंगे, हम जो खाएंगे वही तुम्हें खिलाएंगे, हम जो पहनेंगे वही तुम्हें पहनाएंगे, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे जा रहा। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, वह ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी का काम करे। इवन निर्मला ने ये भी कहा कि देखो इस मोहल्ले में लोग अच्छे नहीं रहते, इसलिए ना तुम उनके घर जाओगे, ना ही उनके घर की तरफ देखोगे, और ना ही किसी का काम करोगे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वो अभी आता हूँ कहकर अंदर घिस, और अगर कॉलोनी वाले में से किसी ने कहा कि बाबू जरा ये ला दो, तो तुम सीधे कोई बहाना बना के अंदर चले आते। उसका घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए। सही बात है, तुम नौकर हो तो मालिक से तुम अच्छे से बात करोगे और तमीज से पेश आओगे। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। बाद में निर्मला ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हारा दिल उड़ा देते हैं और हम तुम्हें सिर्फ बहादुर बुलाएंगे। परंतु बहादुर बहुत ही मतलब स्माइलिंग फेस था उसका, और काफी हार्ड वर्किंग। ये तो सभी जानते हैं, नेपाली लोग काफी हार्ड वर्किंग होते हैं और इवन ना ट्रस्ट वर्दी भी काफी होते हैं वो लोग, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। मतलब कि जब हम कभी अपने घर में कोई नया पेट लेकर आते हैं ना, तो काफी एक्साइटमेंट दिखाते हैं फर्स्ट पहले पहले दिनों में। तो ये बोलते हैं हमारे घर में बहादुर को लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी रही। सवेरे सवेरे मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते, उसको देखकर हंसते या तरह तरह के क्वेश्चन करते। और उससे ना, मतलब जैसा होता है ना, लोगों को पता होता है ये दूसरी जगह से आया है, तो तुम्हारे यहाँ इसको हम क्या कहते हैं। तो मोहल्ले के सारे बच्चे आते और छिपकली को दिखा करके उसके घर में पूछते, ए बहादुर तुम्हारे यहाँ छिपकली को क्या कहते हैं, ए तुमने शेर देखा है, शेर को क्या कहते हैं। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती और उसे बोला जाता है कि पहाड़ी गाने तुम गाकर सुनाओ। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार से छेड़खानियां करते थे। वो जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र थी। मतलब वो जितना काम करता था, जितना लोगों को जवाब देता था ना, उससे ज्यादा वो हंसा करता था। फिर घर वाले लोग भी उससे काफी ज्यादा, मतलब तुमने खाया, तुमने नाश्ता किया, ऐसा करके उसकी फिक्र रखते। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भूनती है। मतलब जैसा होता है ना, थोड़ी सी ये लेडीज वाली कॉम्प्लेक्स चीज है। मतलब लेडीज को आदत होती है कि दूसरे लोगों को सुनाए। तो निर्मला ओपन एरिया में खड़ी हो जाती है और वहां से चिल्ला करके मोहल्ले के बाकी लेडीज को सुनाने की कोशिश करती है, ए बहादुर आकर के नाश्ता कर लो।
मैं बाकी औरतों की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ काम कराना जानती है, मैं तुम्हारी ख्याल भी रखूंगी अपने बच्चे की तरह। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। मतलब निर्मला अपने पति के बारे में बोलती है कि उन्होंने तो कहा है कि अगर 100-150 रुपए खर्च भी हो जाए एक्स्ट्रा तो करो, लेकिन उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और कपड़े भी बन रहे। मतलब कपड़े भी हम लोगों ने उसी दिन लाए थे और दूसरा सेट अभी तैयार हो रहा है। धीरे धीरे वो घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वो बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता था। दातून ही उन्होंने, हाँ वो मतलब कि वो नीम की डाली है किसी और का भी, जैसे गुआवा का वही स्टिक लोग लेकर के ना उससे भी दातून करते हैं। मतलब किसी भी फ्रूट के पेड़ का अगर ब्रांच ले लो तो उससे करते हैं। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वो पेड़ की पुलाई पर नजर आता। तो जैसा कि था ना स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि वो क्या करता, जंगलों में जाकर के पेड़ों के बीच पहाड़ों पर चढ़ता रहता था। जिसे पेड़ पर चढ़ने की आदत थी, वो देखते ही सेकंड में पेड़ पर चढ़ जाता और इवन सबसे ऊपर वाली मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट पर पहुंच जाता था, जहां से ऐसा लगता था कि हम नॉर्मल इंसान तो गिर जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। मतलब वो चिल्लाने लगती कि तू बंदर बंदर है क्या, कि बंदर की तरह यहाँ से वहां उछलता रहता है, अगर गिर वड़ गया तो बहुत बुरा होगा, तुम नीचे आ जाओ। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता, लोगों को पिलाता, दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन भी धोता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। मतलब सिर्फ खाना छोड़ करके बाकी सारे काम करता। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए कुछ दवा ले रही थी। निर्मला उसकी काफी फिक्र करती थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो कुछ दवाइयां खा रही थी। बहादुर निर्मला को कोई भी काम करते देखकर कहता था, माता जी आप मेहनत मत करो और प्रॉब्लम हो जाएगी। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डब्बा निर्मला के लिए लेकर आता। तो जैसा होता है ना, अगर आप किसी की फिक्र करोगे तो वो भी आपकी फिक्र जरूर करेगा। तो निर्मला उसकी फिक्र करती थी, तो ये बहादुर भी निर्मला की काफी देखभाल करता था। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर की अपने अपने चीजें बताते थे। जैसा होता है ना, पापा अगर घर पे आए तो लोग अपनी सारी बातें बताना जरूरी समझते हैं। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता, बाबूजी बहन जी को एक सहेली आया था और बाबूजी भैया सिनेमा गया था। मतलब सबको गया ही था, लेडीज हो मेल हो या फीमेल हो, सब गया था और आया था। इसके बाद वो इस तरह हंसने लगता था गोया बहुत ही मजेदार बात कह दी। मतलब खुद ही बोलता था, खुद ही ऐसे हंसता था जैसे लगता था काफी इंटरेस्टिंग बात उसने कुछ बताई है। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई। मतलब उसकी स्माइल जो थी ना, काफी अच्छी सी थी। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता। ये बोलते हैं कि मेरा मन बहुत होता था कि मैं उससे बात करूं, पर फिर भी मतलब मैं इग्नोर करता था बात कर। निर्मला कभी कभी उससे पूछती कि बहादुर तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आती है क्या। बोला नहीं, क्यों आएगी। तो लोग बोले कि क्यों नहीं आती, तो बोले वो मारता क्यों था, वो बहुत मारता था मेरा माँ। इतना कहकर वो खूब हंसता था और जैसे लगता था कि ये बहुत खुशी की बात है, वैसे बताता था मेरा माँ बहुत मारता था, मैं भाग गया। ठीक है, तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो। तो निर्मला बोली कि तुम्हारा माँ मारता था, तुम भाग आया, तो ये पैसा तुम क्यों भेजने को बोलते हो माँ को। तो वो बोलता था कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, और वह और भी हंसता। मतलब इतना उसे दिमाग था कि चाहे मैं माँ से गुस्सा क्यों ना हूं, लेकिन माँ की टेक केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। दरी उन्होंने वो मैट काइंड ऑफ, हाँ हाँ बिछाते हैं जो, घर से वो एक चादर भी ले आता और आते वक्त उसके पास एक चादर थी।
रात को काम धाम करने के बाद वो भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बंसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। बंसखट मतलब वो खाट देखा ना ढाबे पे जो होता है, वो थ्रेड वाला, हाँ खटिया। अभी यहाँ ये वो बिस्तर में बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफी झुकी रहती है। देखा है नेपालियों कैसे पहनते हैं टोपी, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ऐसे हाँ झुका रहता है। फिर वो एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। जब वो सोने जाता तो टोपी पहनकर आईना निकालकर अपना मुंह उसमें देखा करता था और वो काफी खुश होता था उसको देख करके। उसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सब जाती थी, कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। और वो सोते वक्त इन सारी चीजों से ना थोड़ी देर खेलता था, क्योंकि था तो वो बच्चा ही ना, कोई बड़ा तो हुआ नहीं था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथ को बुला रहा हो। मतलब ये बोलते हैं कि हम, वो पहाड़ी भाषा में गाता था, हमें उसका मीनिंग नहीं पता था, लेकिन वो जो गाता था ना, तो उससे इमोशंस का पता चलता था। ऐसा लगता था कि वो किसी को याद करके गा रहा है, मतलब किसी को वो जो अपने पीछे छोड़ आया है उसे याद कर रहा है। दिन मजे में बीतने लगे, बरसात आ गई, यही जस्ट लाइक मतलब रेनी सीजन। पानी रुकता और बरसता था, मतलब बारिश रुकती, आती जाती थी। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था, अपने परिवार संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा, मतलब अब ये अपने मोहल्ले के लोगों को और भी नीचा समझने लगे, क्योंकि इनके घर में क्या था, बहादुर जैसा नौकर आ गया था, तो ये अपने आप को काफी बड़ा समझ रहे थे। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी को ठीक से देखता भी नहीं था, दूसरे के बच्चों को मामूली से शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। मतलब ये बोले मेरे अंदर घमंड आ रहा था। मैं मोहल्ले के किसी भी बच्चे को बिना किसी बात के भी डांट देता, इवन अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था। इवन मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला के कहता कि अरे भाई नौकर सब कोई नहीं रख सकता, जिसके पास कलेजा है वही नौकर रख सकता है। घर के सामान की तरह रहता है, मतलब घर के मेंबर की तरह रहता है। निर्मला भी पूरे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी, आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किससे जाता है। मतलब निर्मला भी लोगों के सामने बड़ा बनने की कोशिश कर रही थी कि हम नौकर रखते तो हैं, लेकिन आधी सैलरी सिर्फ नौकर पर खर्च होती है। लेकिन क्या करें, रुपए पैसे कमाए ही जाते हैं सुख सुविधा के लिए, तो हमने रखा है तो सुख भोग रहे हैं। ये तो कई बार कह ही चुके थे, तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ, ये नौकर कहीं से ढूंढ करके ला दिए। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिला। अब नौकर था परमानेंटली घर में, तो आराम तो मिलना था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े हमेशा सफेद चमचम चमकते रहते। निर्मला की तबीयत भी थोड़ी सुधर गई थी, अब कोई एक खड़ भी न टकसाता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो बहादुर को आवाज देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे करी है उठाना, इसी तरह की फरमाइश है। तो जैसा कि होता है, ये सब आदत की चीज है। आदमी स्टार्ट कहीं से करता है और आकर के टिकता है। हम नौकर रखते हैं छोटी छोटी चीज के लिए, और फाइनली क्या होता है, सारे काम नौकर से ही कराए जाने लगते हैं। और बहादुर घर में स्प्रिंग की तरह नाचता फिरता। स्प्रिंग देखे ना कैसे पटाख से इधर 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 छोड़ा, तो उसी तरह सभी रात में पहले सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले नहीं उठते थे। घर के सारे लोग रात को जल्दी सो भी जाते और सुबह 8 बजे तक सोते रहते। ये बोलते हैं कि मेरा बड़ा बेटा किशोर काफी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था। उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली। मतलब वो अपने डिसिप्लिन की, मतलब ना अपना डिसिप्लिन वो बहादुर के ऊपर डालता था कि तुम्हें इस तरह से रहना है, तुम्हें इस तरह से करना है। और वो खुद काफी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ था, लेकिन अपनी जरूरत थी।
उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए, कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी, रोज ही उसके कपड़ों की मतलब वॉशिंग होनी चाहिए, इवन उस पर आयरन प्रेस भी होना चाहिए। और रात में सोते समय नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता, मतलब चंपी करवाता। और इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता कि किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता, उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता, चुपचाप। देख बे किशोर, चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर लो। साला कामचोर करता क्या है, तू बैठा बैठा खाता है। मतलब किशोर सारे काम, एक भी काम खुद नहीं करता, और घर के तो बाकी सारा काम इसे देखना था। अगर कोई काम लेट हो जाता या नहीं होता तो ये उसे धमकी देता, इवन गालियां देता कि अगर तूने ऐसा काम नहीं किया तो मैं तुझे मार मार के अधमरा कर दूंगा। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वो नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो ये चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, बहादुर भी कुछ ना कुछ करता होगा। जैसा कि होता है, लोग ये सोचते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन कुछ जगहों पर होती जरूर है। ऐसे भी ताली बजाई जा सकती है। और वो क्या है, इस हाथ को मैंने इस पर मारा, इसने मेरे हाथ पर नहीं मारा, राइट। अगर आप किसी चीज के ऊपर मारोगे तो ताली तो बज जाएगी, आवाज निकलेगी, लेकिन क्या किया तुमने, ही अपना एक ही हाथ किसी चीज के ऊपर डाला, तो फॉल्ट किसका हुआ, तुम्हारा। ये हाथ खुद ब खुद तो नहीं गई उसे ठक्कर मारने, राइट। इन्होंने सोचा कि नहीं, बहादुर भी कुछ करता होगा, इसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक दिन जब ये ऑफिस से आए तो देखते हैं किशोर बहादुर की डंडे से पिटाई कर रहा है, और निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही है। मैंने डांट कर किशोर को अलग किया। रीजन ये था कि शाम को बहादुर ने उस किशोर की साइकिल साफ नहीं की और भूल गया। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। किशोर ने उसको मारा, गालियां देता गया, तो बहादुर ने कह दिया कि हम आपका काम नहीं करेंगे। फिर मैंने पूछा कि बहादुर तुमने साइकिल क्यों नहीं साफ की। बोले बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया, वह रोते हुए बोले। मतलब बहादुर के बाप को भी गाली दे रहा था किशोर। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब किशोर पहले भी गाली देता था, मारपीट करता था, लेकिन आज उसने ऐसा कह दिया जो किसी को भी लग सकता था। उसने सुअर का बच्चा उसे कह दिया। सुअर मीन्स पिग। मतलब कि कहीं ना कहीं उसके बाप को गाली दी थी कि वो उसका बच्चा है। मुझे खुद हंसी आ गई। खैर किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और भी गंभीर दायित्व थे। ये बोले कि सुअर का बच्चा सुन के मुझे थोड़ी हंसी आ गई, लेकिन मुझे पता था कि ये बात तो गलत है, और मैं घर का हेड था, मुझ पर और भी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने बहादुर को समझाया कि बहादुर ये आदतें ठीक नहीं, कि तुम बहादुर ठीक से काम करोगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है, उससे बचने की कोशिश करता है वो कुछ नहीं कर। मतलब उन्होंने बहादुर को ही समझाया एज ए नौकर कि बहादुर तुम एक नौकर हो, तो तुम्हें काम सही ढंग से करना चाहिए, अगर नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है, मतलब तुम्हें गुस्सा रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वो कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे, नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम धाम पर। इन्होंने बहादुर को समझाया कि देखो हम लोग तो तुम्हें कितने अच्छे प्यार से रखते हैं, तो तुम्हें भी काम सही ढंग से करना चाहिए। जाके दूसरों के घरों में देखो कि लोग कैसे नौकर को रखते हैं और हम तुम्हें कैसे रखते हैं। तो चलो ये सब कुछ छोड़ो और अपना काम करो। और चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा।
जल्द ही वो खुश दिखने लगा। रात में सोते समय वो फिर से अपनी टोपी पहनकर देर तक गाना गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और गड़बड़ी शुरू हो गई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वो रोटी बनाने का काम कभी बहादुर से नहीं देती। लेकिन मोहल्ले की किसी और औरत ने निर्मला को ये समझा दिया कि तुम अपने परिवार का रोटी खुद बना लो, और बहादुर को खुद है कि अपने लिए रोटी खुद बना ले, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। मतलब उनका कहना था कि तुम नौकर का रोटी क्यों बनाओगी, उसे खुद बनाने दो। अब यह बात निर्मला को ठीक लगी। रात में उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। वो अपनी रोटियां बनाकर उठ गई तो बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा है। निर्मला ने पूछा, क्यों हो गया रे, क्या हो गया? वो कुछ नहीं बोला, चुप। निर्मला बोली, चल चुपचाप अपनी रोटियां बना। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है क्या? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते। इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। मतलब जैसा होता है लोगों के समझाने पर अच्छी अच्छी चीजें बर्बाद हो जाती हैं, उसी तरह निर्मला का व्यवहार भी बदल गया। वो बहादुर को देख करके, तू, अरे मतलब तेरे मन में बहुत बड़ी बड़ी बात है, तू सोचता है कि मैं तुझे अपने बेटों की तरह तुझे रोटी बना के खिलाऊं? वो नहीं हो सकता, जा अपनी रोटी खुद बना वरना तुझे भूखा रहना पड़ेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा। तो निर्मला का बहुत गुस्सा आ रहा था निर्मला को। उसने तो झापड़ उसे लगा दी। इसीलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी, चल बना रोटी। अब निर्मला जो थी बोलती है, इसीलिए तुझे किशोर मारता है और तेरी माँ भी मारती होगी, चल जाके रोटी बना। तो सुनता नहीं है। वो बोला, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा। बात तो सही थी ना कि उसकी माँ भी इतने सारे घरों में रोटियां सेकती थी, लेकिन उसके लिए नहीं, खुद बनवाती थी। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है? मारते मारते मुंह रंग दूंगी। निर्मला ने बोला, तो क्या तू मेरे बेटों की बराबरी करेगा? मैं मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा है, मैंने उसको डांटा समझाया पर वह नहीं माना। रात भर वो भूखा ही रहा। पर सुबह उठकर वो फिर से हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की जो बची हुई सब्जी थी उससे उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था, वो उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से अगर कोई भी गलती होती तो वो भी उस पर हाथ चला देती। अब इस घर में उसे मारने वाले दो लोग हो गए थे, किशोर और निर्मला। और कभी कभी दोनों माँ बेटे मिलकर उसे मारते। देखते देखते बरसात का मौसम बीत गया। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता, जैसा होता है क्लाउड नहीं होता है तो। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँ। लेकिन कई महीने के बाद उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा मेरे पास जमा है, जब वो घर जाएगा तो लेता जाएगा। अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी, शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर भी ये सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं, तो जाने दो। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वो बीवी बच्चों के साथ थे। वो अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे। तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए। घर में बड़ी चहल पहल हो गई, जैसा गेस्ट आने के बाद होता है। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। मतलब मछली और चावल बनने वाला था। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। जैसा होता है जलेबी छनने का मतलब कि बात पे बात निकल रही थी और लोग गप्पे लड़ा रहे थे। पर इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी, क्या हुआ?
रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी, फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। हम लोगों ने पूछा क्या बात है, ऐसे क्यों आप जगह जगह झांक के देख रही हैं? रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताए, 11 रुपए साड़ी के खूट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे हैं, पर वे मिल नहीं रहे। मतलब जो लेडी आई थी उसने कहा कि मैंने साड़ी के पल्लू में 11 रुपए बांध के रखे थे, और उसको निकाल करके मैंने यहाँ चारपाई पर रखी और अब वो मिल नहीं रहे। सबने पूछा आपको ठीक से याद है? वो बोली हाँ खूब। और वो उसने बोला यस, ये रुपए मैंने खूट पे यहीं बांध कर रखे थे, और रिक्शे वाले को देने के लिए खूट खोला ही था, फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों को हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान मिली नहीं थी, नहीं तो उधर से ही ले आती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाना अच्छा लगता नहीं है। बताइए, अब तो मैं कहीं की ना रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा, जरा उससे पूछिए ना। मतलब किससे? बहादुर से। वो इधर आया था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया। इन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। तो उस रिश्तेदार ने कहा कि यू डोंट नो अबाउट देम, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन दिस मैटर। मैंने बहादुर की ओर देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए। तो वह सही है, घर का नौकर था, इतने दिनों से था, ट्रस्टवर्दी था। उनके गिरे हुए पैसे वैसे उठाकर वो निर्मला को देता था, राह जैसी गलती। पर किसी के दिल की बात को कोई कैसे जान सकता है? ना मालूम अचानक मुझे क्या हो गया, मैं गुस्से में आ गई। मैंने गुस्से में कहा, बहादुर। जी बाबूजी। उसने बोला इधर आओ। आकर खड़ा हो गया, तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? बहादुर बोला जी नहीं बाबूजी। उसने निर्भय से उत्तर दिया, बिना डरे हुए। उसने बोला ठीक बताओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बहादुर बोला मैं लेता तो बोल देता। उसने बोला तुम यहाँ खड़े थे ना? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए भी रिक्शे के पैसे नहीं है मेरे पास। बहादुर बोला कि मैं तो बाहर नमक लेने के लिए गया था। लोग बोले सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा, पुलिस के को भी दे दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। वो भी बोला मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उठा गुस्से में, उसके ऊपर एक तमाचा लगा दिया उसके गाल पर। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वो बता देगा। तमाचा खाकर वो गिरते गिरते बचा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, और उसने फिर भी बोला मैंने नहीं लिया। तभी एक रिश्तेदार साहब ने एक अजीब सी हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर को कसकर पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे की पर बोले तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपए दे दूँ। पर फिर भी बहादुर ने इनकार किया, क्योंकि उसने लिया ही नहीं था, तो वो हार कहाँ से कर सकता था। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींचकर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हो। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते, उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगे। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया। वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले जाने दीजिए, ये सब बड़े ढीठ टाइप के इंसान होते हैं, कहीं जाकर के छिपा आया होगा पैसा या जमीन में गाड़ दिया होगा। मैं इन लोगों को खूब जानता हूँ। चलिए, इतना नुकसान होना लिखा था। इसमें के बाद निर्मला ने भी उसे डराया धमकाया, 2-4 झापड़ लगाए, लेकिन वो अभी भी नहीं कर रहा था। इस इंसिडेंट के बाद बहादुर को ना मतलब आदत हो गई, हर मतलब छोटी सी गलती पर भी लोग 2-4 झापड़ लगा देते, कुत्ते की तरह उसके साथ बिहेव करते। वह उदास में रहने लगा, काम में भी केयरलेस हो गया। एक दिन मैं दफ्तर से लेट आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। लड़कों का पता नहीं था। लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी जली नहीं थी। आंगन भी पूरा गंदा दिख रहा था। बर्तन भी मतलब ऐसे ही गंदे दिख रहे थे।
सारा घर जैसे काट रहा था, कुछ अजीब सा लग रहा था। इन्होंने पूछा क्या हुआ, बहादुर कहाँ है, भाग गया है? क्यों? पता नहीं। तो बोले कि आज तो कुछ नहीं हुआ था, सुबह से ही खुश दिख रहा था, हमेशा माता जी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जाता, सील हाथ से छूटकर गिर गई और दो टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से वो भाग गया कि लोग मारेंगे। सिलबट्टा पता है ना, वो जो स्टोन का होता है जिसपे चटनी वगैरह पीसते हैं, मसाले वगैरह। पर मैं इसके लिए इसको थोड़ी कुछ कहती, वो क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है, कुछ ले गया, यही तो अफसोस है, कोई सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सब यही हैं। पता नहीं उसने हमें क्या समझा, अगर वो कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसकी अच्छी तरह पहना उड़ाकर भेजती, हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए देती, 2-4 रुपए और अधिक देती। पर वो कुछ तो नहीं ले गया। और वे 11 रुपए? बोली अरे वो सब झूठ है, मैं तो पहले ही जानती थी वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए प्रपंच रचे। मतलब उन लोगों को देना होना तो कुछ था नहीं, झूठ मूठ का कह दिया कि मेरा पैसा ही खो गया और इसलिए ये सब कर रहे। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं, कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर छोड़ आते हैं। और मुझे भी ये बात अभी समझ में आ रही है, पहले ही अगर मैं जान जाती तो बहादुर को नहीं मारती और आज वो भागता नहीं। अब किशोर को भी बड़ा अफसोस हो रहा है, वो पूरा शहर छान मारा लेकिन बहादुर नहीं मिला। किशोर आके कहने लगा अम्मा, एक बार भी बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने नहीं देता, उसे माफी मांगता, कभी नहीं मारता। अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा, कितना आराम दे गया वह, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला अपनी आंचल को लेकर के रोने लगी। बोली मुझे भी बहुत गुस्सा आया, मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मैं वही अपना सर पकड़ के चारपाई पर बैठ गया, क्योंकि मुझे भी फील हो रहा था कि अगर मैंने भी उसे नहीं मारा होता तो शायद वो नहीं जाता, क्योंकि धीरे धीरे किशोर के बाद हम लोग सब उसे मारने लगे थे। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई, एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था, अलगनी पर, मतलब वो हैंगर जो होता है उस पर उसके कपड़े थे। स्टूल के नीचे वो ब्राउन जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठाकर अलगनी के पास गया, उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, वही पुराने ताश के डिब्बे, वही छोटे छोटे स्टोन्स और वो कागज की नावें। यही था। एनी डाउट?